नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर छात्रों, विद्वानों और अतिथियों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि इसे जन जन की भाषा बनाने के लिए सरकार सक्रिय प्रयास कर रही है। प्रयास यहाँ पर किया गया है। जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। अन्य भी जो काम है वो हम आगे। तो वहीं उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने के बाद हरिद्वार में किसानों ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हेलीपैड और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं किसानों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और गन्ना भेंट कर किसान पुत्र का सम्मान दिया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि वे किसान हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। किसानों के लिए क्योंकि लंबे समय से हमारे किसान चाहते थे कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, वो उनकी किसानों का गन्ने का मूल्य बढ़ गया है और आगे चलकर गन्ने की पैदावार भी और हो और उसका विस्तार हो। क्योंकि पिछले सालों में जो गन्ने की पैदावार है उसमें कुछ न्यूनता आई है, इसलिए उनका समय पर भुगतान हो, समय पर उनको उनका गन्ना तुलाई हो, मिलों तक पहुँचे, जिससे कि अच्छी तोल भी हो जाए, अच्छा मूल्य भी उनको मिल जाए। धन्यवाद। तो वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि डबल इंजन की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन में विकास की गति दोगुनी हुई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम योजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर में अभूतपूर्व विकास, हेली सेवाएं और चिकित्सकों की नियुक्ति जारी है। प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां जो 2022 से 2025 की हैं, आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और सड़क कनेक्टिविटी का मामला हो, एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, इस क्षेत्र में सरकार ने उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां की हैं। जहां हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं होता था, आज 7 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश में हैं और डॉक्टरों की लगभग हर पीएससी तक डॉक्टरों की नियुक्तियां करने में सरकार सफल रही है। और एलटी में नियुक्तियां 1300-1400 के लगभग एलटी में नियुक्तियां की हैं। 1500 डॉक्टरों की नियुक्तियां सरकार ने की है। सरकार पहली सरकार है जिसने 25,000 के लगभग बेरोजगारों को नौकरी देने का काम, रोजगार देने का काम प्रदेश में किया है। और पर्यटन के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। चारधाम यात्रा में मूलभूत अभूतपूर्व सुधार हुआ है और प्रधानमंत्री जी के आने से कैलाश मानसरोवर यात्रा में तमाम देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। अल्मोड़ा में जागेश्वर के लिए नया मास्टर प्लान बन रहा है। करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करके उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। नया पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल विकसित करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। पेयजल और विद्युत आपूर्ति में सरकार के अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रदेश सरकार ने सौंग बांध, जमरानी बांध जो बरसों से लंबित पड़ा हुआ था, किसाऊ डैम और लखवाड़ डैम में प्रगति से काम चल रहा है और ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, कुमाऊं मंडल के लिए जमरानी बांध का काम हुआ है। तो बहुत से काम इस प्रदेश में हुए। नकल विरोधी अध्यादेश लाने का काम किया। ये राज्य पहला राज्य है जिसने यूसीसी यहाँ पर लागू करने का काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। आईएएस और आईपीएस को भी सस्पेंड करने
और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको गुजरात, जहां पर वडोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आजादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आजादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेय की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है, और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज मुझे बताया गया कि करोड़ों लाखों लोग इस यात्रा में सहयात्री बनकर देश के पूरे गुजरात के अंदर इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। देश भर में भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमने देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रत्येक जनपद में एकता यात्रा का आयोजन किया है। मैंने भी 4 स्थानों पर इस एकता यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से हमने नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे और हमारे राज्य के अंदर जो हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किए हैं। इस यात्रा के दौरान हमने ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। वहीं अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। सरदार उपवन विकसित करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण पहल की है। भाइयों बहनों, सरदार पटेल की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने सभी नागरिकों के लिए
एक समान अधिकार और एक समान कानून लागू करने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड में इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी पंथ, किसी भी वर्ग और किसी भी समुदाय के सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। आज के इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना है कि हम सभी पटेल के आदर्शों का अनुसरण करते हुए देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को अपने जीवन में उतारते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के में जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में हम सभी अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से पुनः मैं सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए और आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामने आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी तालियों के साथ अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। बढ़ेंगे आगे, जहां देहरादून में साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि हरदा परिवार के टिकट के लिए सक्रिय है, लेकिन हरीश रावत ने साफ किया है कि उनकी सक्रियता सिर्फ कांग्रेस संगठन के लिए है। उन्होंने कहा, मैं और मेरा परिवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा के लिए ही वोट मांगेंगे। संपर्क और सेवा निरंतर जारी रहेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक फूट बहुत ज़बरदस्त तरीके से है और इस समय सत्ता का डंडा और आरएसएस का डंडा वही जो है इस फूट को बाहर खुले में आने से रोक रहा है। बाकी तो सबको मालूम है कहाँ कहाँ से ये फूट है और सत्यता ये है कि एक ज़बरदस्त गुट मुख्यमंत्री को हटाना चाहता है। कि सीएम बदलने को तैयार है बीजेपी का धड़, ये कहते हुए नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ये भी कह डाला कि बीजेपी में जरूर गुटबाजी है, लेकिन आरएसएस जो है वो उसे कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर। वहीं मसूरी में टीवीसी की तीसरी बैठक में मॉल रोड को पूरी तरह वेंडर फ्री रखने और 5 नए वेंडिंग जोन तय करने पर चर्चा की गई। एसडीएम राहुल आनंद ने स्पष्ट कहा है कि मॉल रोड पर पटरी नहीं लगाई जाएगी। वहीं सर्वे में 227 वेंडर मिले। लंदौर मार्ग, कंपनी गार्डन, पिक्चर पैलेस, अपर माल रोड, मसूरी झील के नए जोन बनाए गए हैं। 9 दिसंबर को अगली बैठक में विस्थापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज मीटिंग हुई है, इसमें हमें कहा गया है कि हमने 91 वेंडर छांट लिए हैं या किस वजह से कैसे छांटे हैं, वो तो अभी हमारे वाली भी लिस्ट नहीं आई। जब लिस्ट आएगी तो तभी हम कंफर्म कर पाएंगे और सभी लोग आपस में बैठेंगे कि कहाँ बैठाया जा रहा, कैसे बैठाया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हमें भगाया तो नहीं जा रहा है या हमारा कोई और तो नहीं हो रहा है या हमें सिर्फ भगाने के लिए ये साजिश है और कुछ नहीं है। हमें कुछ ऐसी भी शंका लगती है क्योंकि आप बताइए, ये जो दुकानें लग रही हैं, जो बड़े दुकानदार हैं जो दुकानें लगा रहे हैं, ऐसा आप बताइए, आप पत्रकार महोदय आपको भी पता है कि ये सारे के सारे दुकानें जो है किराए में जा चुकी है, रेंट पे जा चुकी हैं और रेंट इनके 3-4 साल के इनका पहले एडवांस मिल चुका है। यहाँ आपदा है चाहे कुछ भी आए, वो कौन बनेगा? जो रेंट में दे रहा वो भर रहा है। तो इन्होंने तो अपनी जेब पहले गर्म कर रखी है। अब ये जो है हमें जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। भाई ठीक है, अगर कहीं सही तरीके से व्यवस्था होगी तो हम शासन के साथ होंगे ना, लेकिन अगर गलत होगा तो हम शासन के साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लड़ाई लंबी लड़ेंगे, पहले भी लड़ी है। आप पत्रकार महोदय, आपसे आप मेरे से परिचित हैं, हमने पहले भी लड़े, पहले भी जेल गए। अगर ऐसा हो तो हम दोबारा भी जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये हमारी पिछली बैठक में ही तय हो गया था कि मॉल रोड वेंडिंग जोन में नहीं होगा। आज हमारा जो टीवीसी की बैठक हुई है कि हमारा सत्यापन हो गया है। हमने चिन्हित कर लिए हैं कि कौन से वेंडर्स यहाँ पे ओरिजिनल हैं यहाँ पे और जो पात्र हैं उनकी हमने कर लिया और इसके अलावा वेंडिंग जोन्स भी आधे से ज़्यादा चयनित हो चुके हैं। तो आज बस ये समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। किसी को भी कोई आपत्ति करनी है, आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तत्काल बाद 1 हफ्ते बाद लगभग 9 या 10 तारीख को दोबारा टीवीसी की बैठक बुला के इस लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा और सभी का विस्थापन उसके बाद तुरंत कर दिया जाएगा। तत्काल चिन्हीकरण की वेंडर्स की हमारी तरफ से पूरी हो गई है। कोई अगर आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उस पर पुनः जाँच की जाएगी। हमारी तरफ से चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कितने वेंडर्स आपने चिन्हित कर रहे हैं
पात्र हैं? हमारे हिसाब से पात्र व्यक्तियों में अभी 103 की संख्या आई है। अभी हमारी आधी हमने पूरी चिन्हित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी हमने 72 की लगभग चिन्हित कर ली है और भविष्य में जो सुझाव प्राप्त होते हैं नेक्स्ट एक हफ्ते में हम चाहेंगे कि 103 के लिए हम प्रॉपर मिनिमम इतनी जगह जो है चिन्हित कर लें। कहाँ शिफ्ट करने का योजना बनाई है? इनको कुछ को लैंडोर वाली रोड जो हमारी कई वहाँ पे है, कुछ कंपनी गार्डन की ओर है। इसके अलावा मसूरी झील के भी संभावनाएं अभी है, और इसके अलावा कोई अन्य वार्ड में कोई और हमारा मसूरी के लोग सुझाव दे सकते हैं। कंपनी गार्डन के समक्ष भी हमने 16 और 8 लगभग 24 लोगों के लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किया। आपने कहा माल रोड में किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा? माल रोड बिल्कुल नो वेंडिंग जोन हमारा रहेगा। मॉल रोड स्ट्रिक्टली जो है केवल जो हमारे पेडेस्ट्रियन वॉकर्स हैं उनके लिए खुला रहेगा कि वो उस पर आराम से वॉक कर सकें, और वेंडर्स को उचित स्थान दिया जाएगा जहां उनका व्यवसाय भी इफेक्ट ना हो और हमारी मसूरी की सुंदरता भी बरकरार रहे। उनकी तिब्बती मार्केट बनती है, सारी मार्केट बनती है। अब मसूरी एमडीडी ने अब तक दिया क्या है? मैं खुद मेंबर रहा, उस टाइम झील बनी, जॉर्ज एवरेस्ट से हमने मतलब परिचय में लाया, ज्वाला देवी मंदिर हमने बनाया, उस टाइम हमारे गुंसोला जी के रहते हुए। देखो उस टाइम था, कोई नई चीज का निर्माण हो तो बात है ना। आज की तारीख में नीचे रोड पे मतलब ठीक है कितना कंजेस्टेड हो गया हम भी समझते हैं, हम इससे मुखर नहीं होना चाहते। जो बात सही है तो सही है, किंतु अगर हमारा अपर माल रोड बन जाती है, गढ़वाल का भी क्योंकि हमारा वो है, हमारी जगह हमें बाहर निकाला जा रहा है, रोजगार कहाँ होगा जहाँ टूरिस्ट होगा? अब तुम भेज दोगे हमें कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में क्या बैठ के हम क्या मुर्दों की गिनती करेंगे? पर क्या मानते हैं? अब तो स्पष्ट हो गया है कि माल रोड पे तो वेंडिंग जोन नहीं आ रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया है। अभी फिलहाल हाल में आपको कंपनी गार्डन, झील और इन जगहों पे तो आप राजी हैं सब लोग? नहीं, देखिए अभी हम राजी नहीं है। अभी हम तो जिसका हमने प्रस्ताव दिया है, अगर उसका सुझाव मिलता है तब अगर वो पास हो जाता, पास तो ना होने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि वो ऐसी एंटीक चीज बनेगी कि मसूरी के इतिहास में लिखी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने कार्यभार संभालते ही प्राथमिकताएं साझा की है। उन्होंने कहा कि आम जनता के जीवन की सुरक्षा और वन विभाग से जुड़ाव बढ़ाना मुख्य लक्ष्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए अभियान तेज किए जाएंगे और प्रभागीय वन अधिकारी दिवस के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। प्राथमिकता की अगर बात करूं तो सबसे पहले रहेगा कि हमारा उत्तराखंड के जो जन सामान्य हैं उनको वन विभाग तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मन में है जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन कोई नहीं सकता, और हम लोगों को और नजदीक लाना चाहते हैं वन विभाग का। एक अच्छा शुरुआत करेंगे तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो डीएफओ हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं उसको तय करूंगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीजन डे कह सकते हैं या हिंदी में जैसे प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंजर्स भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कुछ महीने में। এবং उसी को ही हमारा परिपाटी में हमने इसको सम्मिलित करना चाहेंगे कि हमने लोगों को भलाई के लिए वन विभाग का कार्यप्रणाली को कैसे हमने और अच्छा बना दें। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी हमारा सामने फायर सीजन खड़े हैं। उत्तराखंड में एक अच्छा परिपाटी हुआ कि हमने पूरी साल फायर सीजन मानते हैं, ना कि 15 फरवरी। उसके तैयारी अभी भी सतत रूप से चल रहा है, लेकिन इंटेंसिवली शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। तो उसमें हमने लोगों का हेल्प चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड को तो हम देवभूमि के रूप में जानते हैं और हम अहिंसावादी लोग यहाँ के हैं। जानवर को हमने जितना दूरी पे रखे, उसका निजता को हनन हमने ना करें, तो वो भी रहेगा और हम भी, क्योंकि उसी को देखने कि जानवर है, क्योंकि जंगल है, जमीन है, पानी है, ग्रासलैंड है इत्यादि। इसलिए पूरी हमारे जो टूरिस्ट आते हैं ना, अबाउट 80-85% फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं। जैसे अभी हमारा होम स्टे भी काफी बढ़ गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम को एक साथ चलना चाहिए।
तो वहीं उत्तरकाशी धराली त्रासदी पर कर्नल अजय कोठियाल ने आपदा प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 147 लोग मलबे में दबे हैं, लेकिन एक भी नहीं निकाला जा सका। कोठियाल ने वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन के अभाव, एनडीआरएफ से लेबर जैसा काम कराने और एजेंसियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। वहीं सरकार ने धराली पुनर्वास की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। तो वहीं देहरादून में उप मुख्य श्रमायुक्त यानी कि केंद्रीय शुभ्रा त्यागी गोयल ने नए लेबर कोड्स पर जानकारी दी। पहले लागू 29 जटिल श्रम कानूनों को समेकित करते हुए 4 सरल कोड्स बनाए गए हैं। इनमें न्यूनतम वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव शामिल है और अब सभी श्रमिकों पर समान नियम लागू होंगे और नेशनल फ्लोर वेज से कम भुगतान कोई राज्य नहीं कर सकेगा। इससे श्रमिकों को वेतन, सुरक्षा और अधिकारों में मजबूती मिलेगी। देखिए, आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं वो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो पहले 29 लेबर लॉज थे जिनको कंसोलिडेट या समेकित करके हमने 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो आम जनता है उसके लिए जो हमारे अभी तक के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो कुछ जो मेन प्रोविजन है उसमें जो इंक्लूड हुए हैं वो ये है कि जैसे कि पहले जो बहुत ही पुराने लेबर लॉज थे हमारे, कोई 1923 का था, कोई 1947 का था, वो नए ज़माने के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड नहीं थे, जो कि अब जब हम उन्हें लेके आए हैं तो उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लेके आए हैं। अब अगर हम कोड वाइज बात करें तो जो हमारा मिनिमम वेज का कोड है, वेज संहिता जो है 2020 की, उसमें पहले हम लोग क्या करते थे, वेज हम लोग सिर्फ 7 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स थी जिनके लिए हम फिक्स करते थे। इस बार हमने क्या किया है, उस लिमिट को हटा के, उन 7 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को हटा के वो हमने सब पे एक जैसा लागू कर दिया है। तो पहले जो ये परेशानी आती थी कि अब हम इस लेबर लॉ में कवर्ड नहीं होते हैं या हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पाता है, अब वो सब लोग उसमें कवर होंगे। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।